अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? कैन यू गाइस सी एंड हेयर मी? या ओके। अच्छा जी बच्चों, जहाँ लास्ट टाइम हम लोगों ने ख़त्म किया था इससे आगे अब हम बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम ऑल ऑफ इट वाज ऑलमोस्ट डन। बस एक दो एंड की चीज़ें रह गई हैं जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ में, विच इज़ वेव फिनोमेना और रिफ्लेक्शन। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। इस बार जो है वी आर लुकिंग एट रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, और फिर हमारा वेव्स खत्म हो जाएगा और हम लोग इसके कुछ पास पेपर्स के सवाल देखेंगे फिर। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। सो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिफ्रैक्शन लाइट में भी होता है, जनरल वेव्स में भी होता है। लाइट में ज़्यादा डिटेल में होता है, वेव्स पहले आता है, उसमें सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन मिलता है, और वही आइडिया लाइट में भी कंटिन्यू होता है। सो सबसे पहली बात कि अगर हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करें या रिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन, तो सब में वेव्स जो हैं ये बेंड होती हैं, लेकिन बेंडिंग की जो रीजन होता है वो सब में अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं, सो रिफ्लेक्शन में बेंडिंग क्यों होता है? क्योंकि वो एक वेव किसी बैरियर को स्ट्राइक करके वहां से वापस आ रहा होता है। रिफ्रैक्शन में बेंडिंग क्यों होता है उसकी वजह ये लिखी हुई है, व्हेन दे ट्रैवल बिटवीन डिफरेंट मीडिया। ठीक है, तो अलग अलग मीडियम, मीडियम का प्लूरल है मीडिया, उसके दरमियान जब वेव्स ट्रैवल करते हैं उसकी वजह से बेंडिंग आता है, उसकी वजह से बेंडिंग होता है। और मीडिया के अलावा भी द मोर कॉन्क्रीट वे टू रियली टॉक अबाउट दिस इज टू से कि ये स्पीड की चेंजेस की वजह से वी हैव द बेंडिंग हैपनिंग। ठीक है, क्योंकि स्पीड अलग होता है वेव्स का अलग अलग मीडियम है, इस वजह से इसमें बेंडिंग आता है। हाउ कैन वी सी दिस इन अ रिपल टैंक? जैसे कि ऊपर बात की थी, अगर आपने बस एक बैरियर लगा दिया रिपल टैंक में जहां से वेव फ्रंट जाके टकरा के वापस आ रहा है, वो रिफ्लेक्शन के लिए हो गया। रिफ्रैक्शन के लिए बेसिकली इफ यू हैव regions ऑफ डीप एंड शैलो वाटर, दोज विल बी क्लासिफाइड एज टू डिफरेंट मीडिया। सही, पानी की स्पीड इनमें अलग अलग होगी, तो हम इसकी मदद से रिफ्रैक्शन देख सकते हैं। सो एक ग्लास ब्लॉक डाल दिया, ग्लास ब्लॉक के ऊपर वाला हिस्सा इज कंपेरेटिवली शैलोअर एज कंपेयर टू दी अदर रीजन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन तीनों में डायग्राम्स अच्छी खासी हैं, तो जितनी भी पॉसिबल डायग्राम्स है ये हम सब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो एक वेव की शक्ल थी, जब ये शैलो वाटर में गई, सो द पीक्स हैव नाउ कम क्लोजर। अब यहाँ से मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा, इज दिस पीक टू पीक डिस्टेंस शोइंग वेवलेंथ और टाइम पीरियड? और यहाँ पे इसका जवाब है कि ये हमें वेवलेंथ दिखा रहा है, बिकॉज वी नो दिस थिंग जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, विच इज दिस। अगर मुझे कभी भी एक वेव का तस्वीर दिया गया है, इफ आई हैव अ पिक्चर और स्नैपशॉट ऑफ द वेव, वो बेसिकली मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ बताता है। और मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ में ये पीक टू पीक वाला फासला जो होता है ये वेवलेंथ होता है, राइट? सो इट्स द वेवलेंथ, नॉट द टाइम पीरियड, जो कि मुझे वेव की शक्ल से पता चल रहा है, राइट? सो दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट आइडिया हियर, कि यहाँ पे जो पीक्स करीब आई हैं तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ कम हो गया है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी का आइडिया ये है कि अगर आपने रिपल टैंक में देखा हो तो वेव्स या जो वेव फ्रंट्स थे वो तो डिपर प्रोड्यूस कर रहा था, एंड इफ द डिपर इज स्टिल हिटिंग द वाटर एज मेनी टाइम्स एज इट वाज डूइंग बिफोर, तो उसका फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड है। समझे, पहले अगर डिपर ऐसा था कि वो एक बार पूरा पानी में नीचे जाकर उसको हिट करके ऊपर आ रहा था, सो बेसिकली उसका फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्स हो जाएगा, बिकॉज ईच सेकंड वो एक वेव बना रहा था। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वो डीप में है या शैलो में है, इफ द डिपर सेटिंग्स आर द सेम, मैंने इसको जिस मोटर से कनेक्ट किया हुआ है, इट्स स्टिल हिटिंग द वाटर एज मेनी टाइम्स एज इट वाज बिफोर, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिपर इज गोइंग टू बी अनचेंज्ड। सेम फ्रीक्वेंसी होगा जो भी पहले था। ठीक है, क्योंकि ये डिपर से आ रहा है और डिपर की सेटिंग को मैंने नहीं छेड़ा हुआ यहाँ। और यहाँ पे एक और चीज जो बेसिकली ऑब्जर्व होती है वो ये है कि द वेव स्लोज डाउन इन शैलो वाटर। अब बहुत सारे लोगों को इसमें इसको याद रखने के लिए एक दे फाइंड इट डिफिकल्ट, तो इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है।
which is to just remember these words SH के हिसाब से. So SH का मतलब है shorter wavelength in shallow water. अब हाउ डू वी यूज दिस सॉर्ट ऑफ एक्रोनिम या ये निमोनिक को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? इस तरीके से यूज करते हैं कि जब मेरा वेव शैलो वाटर में जा रहा है तो उसकी पीक्स करीब आ रही हैं, जिसका मतलब है कि वेवलेंथ शॉर्ट हो गया. राइट, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू यूज दिस. तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, और आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि एस एच शॉर्टर एस एच शैलो, विच मीन शॉर्टर वेवलेंथ इन शैलोवर वाटर. ठीक है, तो इसका वेवलेंथ कम हो रहा है. अब अगर मैं इसके बारे में सोचूं वेव स्पीड की इक्वेशन के हिसाब से, तो मुझे पता है कि भाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कुछ भी नहीं हो रहा, वेवलेंथ कम हो रहा है. सो ओवरऑल स्पीड को क्या होगा? स्पीड भी कम होगा. इट्स जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स. लेट्स से मेरे पास दो नंबर्स हैं, 5 × 8. 5 को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगर वो 8 6 बन गया तो अब उनका प्रोडक्ट भी तो छोटा हो गया. सो दिस इज वाई द स्पीड ऑफ द वेव इज लेस इन शैलो वाटर. सही है, वेवलेंथ कम हुआ, फ्रीक्वेंसी को कुछ नहीं हुआ, उसकी वजह से शैलो में आने में उसका स्पीड भी कम हो गया. एंड ऑब्वियसली द रिवर्स वुड अप्लाई अगर ये शैलो से डीप में जा रहा है. फिर मैं कहूंगा वेवलेंथ बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी को उस केस में भी कुछ नहीं होगा, इस वजह से स्पीड बढ़ेगा. ठीक है, सो दैट्स द आइडिया हियर. अच्छा जी, अब इसकी जो ड्राइंग के केसेस होते हैं, इसकी हम जरा बात कर लेते हैं कि ड्राइंग किस तरीके से होती है इसकी. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्राइंग, इसमें आपको ये दो तरीके के केसेस प्रेजेंट हो सकते हैं ऑफ हाउ यू नीड टू ड्रॉ द वेव्स इन इन दिस केस. पहला ये है कि आपको सीधा सीधा ये बता दिया कि वेव्स आर अराइविंग परपेंडिकुलरली टू द बाउंड्री. अब आप में से शायद अगर कोई इसके बारे में ज्यादा सोच रहा है, वो कहेगा कि सर ये तो वेव फ्रंट यूं है और बाउंड्री भी यूं है, सो aren't these parallel? एंड द आंसर इज yes, they are parallel. बट आई एम यूजिंग दिस आइडिया कि अगर मेरे पास वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, इस चीज की हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी, दैट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट्स. तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं ना, राइट? दिस इज व्हाट इट मींस. So this is what is meant when we say waves are arriving perpendicularly to the boundary. Right now they are not making any angle with the boundary. ठीक है? अब ये वही आइडिया है जो आगे लाइट में भी यूज होगा, वो ये कि इफ दे आर अराइविंग परपेंडिकुलरली टू द बाउंड्री, तो इसमें बेंडिंग नहीं होता है. सही है, सो बेंडिंग डज नॉट हैपन, उसकी शक्ल या उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं आता है. वही आइडिया मैं यूज करूंगा एस एच शैलो एस एच शॉर्टर. सो आई हैव द सेम वेव फ्रंट्स, but now they are going to be closer together. तो वही वेव फ्रंट्स हैं, लेकिन इस बार विजुअली मैं इन्हें ज्यादा करीब करूंगा. और अगर एग्जामिनर ने मुझे पहले 4 वेव फ्रंट दिए थे, तो आई विल ऑल्सो जस्ट मेक 4, और वो मैंने यहाँ पे बता दी. ठीक है, सवाल ऐसा है, वो आपको दे देगा डीप वाटर में, उसने आपको वेव फ्रंट दे दिया, वो कहेगा शैलो में बनाए. सो सिंपली ये यूज किया आइडिया एस एच शैलो एस एच शॉर्टर. तो यहाँ पे वेवलेंथ जो कि वेव फ्रंट्स का स्पेसिंग होता है, दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड, ये कम हो गया. ठीक है, नाउ गो थ्रू दीज नोट्स. इट्स एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट द सेम स्टफ. लेट मी नो अगर इसमें कोई मसला है. इज दिस फाइन? ठीक है, तो इसमें कोई भी बेंडिंग नहीं है, बस ये आइडिया है कि यहाँ पे ये वाला वेवलेंथ एज कंपेयर टू दिस, दिस वन इज शॉर्टर. ठीक है, एंड देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन. अब हम लोग और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस की तरफ चलते हैं, विच इज दिस वन. एंड इसमें द वेव्स आर ऑब्वियसली अराइविंग एट एन एंगल टू द बाउंड्री.
ठीक है। अब ये वेव्स जो हैं, अगर मैं इसका वेव डायरेक्शन भी देखूं परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट्स बनाया मैंने, तो मुझे नजर आ रहा है दैट दीज आर अराइविंग एट सम एंगल। अब ये एंगल जो है ये 90 डिग्री नहीं है, ये कोई एंगल है। नाउ हाउ डू आई मेक द वेव फ्रंट्स इन दिस केस? पहले हम लोग इसका रूल देख लेते हैं। पहले वाली चीजें आर स्टिल गोइंग टू बी ट्रू कि अगर हम शैलो वाटर में जाएंगे सो वेवलेंथ डिक्रीजेस कॉजिंग अ डिक्रीज इन द स्पेसिंग ऑफ वेव फ्रंट्स। बट नाउ बिकॉज दे आर नॉट अराइविंग परपेंडिकुलरली एनी मोर, यहाँ पे इस बार बेंडिंग भी होगा। एंड द आइडिया इज दैट वेव्स बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल इन गोइंग फ्रॉम डीप टू शैलो। अब इसको जरा देख लेते हैं। अगेन a lot of people ask this question कि चलें हम लोग ये बना तो रहे हैं that this is how the direction of the energy transfer is। ठीक है, इस तरीके की डायरेक्शन में मैं इसको यहाँ पे एक सेकंड के लिए बना देता हूँ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है, क्या इसमें कोई फर्क पड़ता है कि मैं इसको ऊपर रखूं या नीचे रखूं? द आंसर इज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू कैन प्लेस दिस एनीवेयर यू वांट। दिस इज जस्ट देयर टू गाइड यू के रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स की शक्ल कैसी होगी। बिकॉज दिस डायग्राम इज सॉर्ट ऑफ स्क्यूड लाइक दिस, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कहीं बीच पे रख देता हूँ, कहीं बीच में रख देता हूँ। बट ओवरऑल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो व्हाट आई जस्ट मेड, दिस इज द डायरेक्शन of incident waves, the direction of incident energy। एंड अगेन वी कैन सी कि ये वाला जो एंगल बना रहे हैं ये राइट एंगल। अब आपने बनाना है नॉर्मल। सो नॉर्मल का क्या आइडिया है? नॉर्मल इज जस्ट अ लाइन विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री। तो अगर मेरा बाउंड्री ऐसा है तो मेरा नॉर्मल कुछ ऐसा होगा सो दैट दिस एंगल इज 90। ठीक है, सो दिस एंगल इज 90। ये मेरा नॉर्मल हो गया। सही, सो कीप ड्रॉइंग दिस विथ मी। अब आगे आइडिया ये है, रूल ये कह रहा है कि when the wave bends towards the normal, when it goes from deep to shallow the waves bend towards the normal। यही चीज आप लाइट में भी देखेंगे। एंड दिस बेसिकली हैपेंस क्योंकि आपका वेव स्लो हो रहा होता है। whenever the wave slows down, लाइट में भी यही देखेंगे, when we are talking about refraction of light, it is going to bend towards the normal। अब इसको किस तरीके से देखते हैं? लेट्स से यहाँ पे बाउंड्री का कोई चेंज होता ही नहीं, so this wave would just pass through like this, right? Now look at this direction with respect to the normal। अगर नहीं होता ये यूं सीधा चला जाता, लेकिन अब ये सीधा जाने के बजाय थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। So the direction of reflected waves would probably be something like this। ठीक है, so now direction of reflected waves नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा घूम गया। And this is the direction of not reflected, refracted waves। तो ये कुछ यूं बन गया। ठीक है, और फिर वही वाला काम जो हम लोगों ने लास्ट टाइम रिफ्लेक्शन में किया था कि अगर मुझे वेव फ्रंट्स रखने हैं, आई नाउ जस्ट नीड टू मेक देम परपेंडिकुलर टू दीज। और यहां आपको देख के अंदाजा हो रहा है कि द वे दिस इज गोइंग टू बी, आपके वेव फ्रंट्स यूं बनेंगे, राइट? नॉट लाइक दैट, क्योंकि ऐसे तो परपेंडिकुलर नहीं हो रहे ना, बट लाइक दिस, ताकि ये वाला एंगल 90 हो। ठीक है, एग्जामिनर दो, इस केस टू में भी दो टाइप की ड्राइंग पूछेगा। पहले वाला जो अभी हम टाइप देख रहे हैं इसमें वो आपको कहेगा कि वेव फ्रंट का वही हिस्सा जोड़ें। सो ऑल आई नीड टू डू इज कि मैंने यही वाले हिस्से को यूं जोड़ दिया और यूं जोड़ दिया और इस तरीके से, लाइक दिस। सही है। अगेन माई ड्राइंग टूल इज मेसिंग विद मी बट यू गेट द आइडिया। तो यहां पे ये वाला जो है दिस इज नाउ बेंडेड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये सबको क्लियर है? डायरेक्शन चेंज एंड एवरीथिंग? प्लीज आस्क मी अगर डायरेक्शन चेंज किसी को क्लियर नहीं है। क्लियर है? Do you guys want me to go over this one more time?
ओके, लेट्स डू इट वन मोर टाइम। सो आई गेस नॉर्मल की कंस्ट्रक्शन तक तो सबको क्लियर है, ठीक है। ये कि इफ दिस इज हाउ द वेव फ्रंट्स आर कमिंग इन, सो द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव्स इज लाइक दिस, जो कि यहाँ पे यू 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये एरो ऊपर बनाएं या नीचे बनाएं, दिस डज नॉट मेक अ डिफरेंस। वंस आई हैव डिसाइडेड कि भाई इंसिडेंट वेव्स का डायरेक्शन ये है, नाउ आई नीड टू फॉलो दिस रूल कि जब भी वेव स्लो डाउन करता है, और हमें पता है कि शैलो में स्लो डाउन करेगा, इट्स गोइंग टू बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर फर्ज करें कोई भी बेंडिंग नहीं होता, दिस वेव वुड हैव जस्ट गॉन थ्रू लाइक दिस, है ना। लेकिन इस नॉर्मल की तरफ अब ये थोड़ा सा झुकेगा, सो इट्स गोइंग टू बी जस्ट अ बिट लाइक दिस, ठीक है। तो मुझे इसको थोड़ा सा यूं नीचे बनाना है। सो दिस इज हाउ द डायरेक्शन ऑफ this is how the direction of refracted waves are going to be like. So direction of refracted waves। लेकिन जब एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा, वो कहेगा कि भाई मुझे वेव फ्रंट बना के बताओ। तो अगर वेव फ्रंट बनाना होगा, सो यू नो कि इफ दिस इज हाउ द डायरेक्शन इज, द वेव फ्रंट्स आर जस्ट गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, और आपने वही कॉरेस्पॉन्डिंग हिस्सों को आप जोड़ देना है। सो नाउ इफ आई जस्ट मेक दैट, अच्छा कौन सा कलर था, दिस वन। तो ये थोड़े से यूं बेंड हुए हुए होंगे, लाइक दिस, ठीक है। एंड यू कैन सी कि इवन दो आपने इसको डायरेक्टली इनटू अकाउंट नहीं लिया, बट प्रोवाइडेड यू मेड द करेक्ट ड्राइंग, आपको ये नजर आ रहा है कि शैलो वाटर में वेवलेंथ कम हो चुका है एज कंपेयर टू दिस लेंथ इज शॉर्टर, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया हियर। वेव स्लो होगा तो इट्स गोइंग टू बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। जब मैंने ये देख लिया वो कैसे बेंड करेगा, फिर मुझे उसके परपेंडिकुलर बस वेव फ्रंट्स रखने। आप क्लियर है अमीना और अबाब? ऑपोजिट केस का सवाल करेंगे, सवाल करेंगे उसका, ठीक है। तो केस टू की वो टाइप वन ड्राइंग थी। वैसे अगर सोचा जाए तो उसूलन इसमें यू कैन ऑल्सो मेक डू विदाउट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन। वो कैसे कि यहां अगर आप सोचे तो तीन ही केसेस हो सकते हैं जिसमें ये वेव बेंड करे। एक तो हो सकता है कि यूं बिल्कुल सीधा चला जाए, विच इज ऑब्वियसली रॉन्ग, क्योंकि अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो बेंडिंग तो होना चाहिए, विच लीव्स आउट दिस एंड दिस वन इन ब्लू दैट वी जस्ट ड्रू। और अगर हम ये रेड वाले की बात करें जो मैं लेजर से बना रहा हूं, इसमें आपको ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि वेवलेंथ बढ़ रहा है, विच इज रॉन्ग। अगर हम शैलो से डीप की तरफ जा रहे होते तो ये ठीक होता, ठीक है। सो फॉर दोज ऑफ यू हु वर आस्किंग कि अगर शैलो से डीप होगा तो क्या होगा, सो द वेव्स आर गोइंग टू लुक लाइक जैसे वो अभी लेजर से लग रही हैं, राइट। लेकिन मुझे पता है वेवलेंथ बढ़ेगा नहीं, वेवलेंथ कम होगा, सो आई जस्ट कैन मेक देम लाइक दिस। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर में आप ये याद ना करें, क्योंकि जो केस टू वाली ड्राइंग है उसमें तो आपको ये पता होना ही चाहिए। बिकॉज इन अ क्वेश्चन लाइक दिस वो आपको ये नहीं कहेगा कि भाई मुझे वही वेव फ्रंट्स के हिस्से जोड़ो। वो आपको कहेगा कि मैंने आपको ये डीप में वेव फ्रंट्स बता दिए, आप शैलो वाली खुद बनाएं। अगेन आइडिया सेम ही है। मैंने अपना नॉर्मल बनाया पहले तो, सही है। नॉर्मल इज अगेन टोटली आर्बिट्रेरी, बस बाउंड्री के परपेंडिकुलर हो। अगर बेंडिंग नहीं होता तो ये वेव फ्रंट्स यूं ही निकल जाते, बट नाउ दे आर गोइंग टू बेंड थोड़ा सा tilted towards the normal, so I'm just going to make those। तो ये थोड़ा सा अलग से बनाते हैं, फिर यहाँ लाते हैं। So it's going to be slightly like this, सही है। So this is direction of refracted waves। ये जो रेड में था ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव्स।
और अब मुझे वेव फ्रंट्स प्लेस करने हैं, इस बार मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट्स को नहीं जोड़ना, आई हैव टू मेक न्यू वंस फ्रॉम स्क्रैच। तो आपको पता है कि अगर हम शैलो में आए हैं तो दिस इज गोइंग टू बी शॉर्टर वेवलेंथ, सो नाउ दी स्पेसिंग जो होगी वो कम हो चुकी होगी, राइट? सो स्पेसिंग इज नाउ गोइंग टू बी लेस। एक वेव फ्रंट में कितना बड़ा बनाता हूं उससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, इफ आई मेक इट लाइक दिस और इफ आई मेक देम लाइक दिस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स इज कि उसकी स्पेसिंग और उसकी बेंडिंग कैसी है। ठीक है, तो मैंने इसको पहले वाले के मुकाबले में करीब बना दिया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टिल्ट देम थोड़ा सा और परपेंडिकुलर, या दिस इज फाइन। ठीक है, सबको ये वाली ड्राइंग क्लियर है? बिकॉज इन माई ओपिनियन दिस इज लाइक द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ जनरल वेव्स। अगर ये डायग्राम होता शैलो से डीप तो हाउ वुड वी डू इट? देन यू वुड से अली ये कि अगर लेट से आपकी वेव फ्रंट यूं आ रहे होते तो आप कहते हैं नाउ अगर बेंडिंग नहीं होता ये यूं सीधा चला जाता, राइट? इफ बेंडिंग वुड नॉट बी देयर ये यूं सीधा चला जाता, अब ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर जाएगा। व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि एनर्जी या वेव्स ऐसे जा रहे हैं, फिर आपने इसके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट्स रख दी, और आपको पता है अगर डीप में है तो वेवलेंथ ज्यादा है तो स्पेसिंग ज्यादा होगा। इस तरीके से करेंगे। ऑल राइट, डन हो गया? एनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग ड्राइंग रिफ्रैक्शन वाली? तो रिफ्रैक्शन में मतलब तीन चार डायग्राम्स हैं बेसिकली। एक जिसमें आपको वो साइड व्यू दिखाया होता है, ये सारे जो हैं ये टॉप व्यू वाले हैं। सो एक दो तीन, और ये वाला साइड व्यू वाला है, और आपको सब पे ग्रिप होनी चाहिए। वंस यू नो द आइडिया तो आपको अगर एक डायग्राम आ गया है तो आपको बाकी भी आ जाएंगे। ऑल राइट, ऑन टू द नेक्स्ट वन, diffraction of waves. Diffraction is also again somewhat of a change in direction, लेकिन ये डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है उसकी वजह अलग है। उसमें क्यों हो रहा था कि मीडियम चेंज हो रहा था, इसमें क्यों होता है व्हेन द वेव पासेस थ्रू अ गैप और अराउंड एन एज, तो आपके पास डिफ्रैक्शन होता है। सही है? अगर समझे आपके कमरे में अंधेरा हुआ हुआ है और बाहर लाइट है, एंड व्हेन यू जस्ट क्रैक ओपन द डोर, थोड़ी सी अगर आप लाइट आने देते हैं तो वो लाइट सीधी लाइन में नहीं आती, इट स्प्रेड्स इन लाइक अ कोन लाइक शेप। ठीक है, ये डिफ्रैक्शन है। जो लाइट के साथ होता है यही आपके पास बाकी वेव्स के साथ भी होता है। इसमें क्या कर सकते हैं कि भाई अगर मैंने दो बैरियर्स को ऐसे प्लेस कर दिया और उनके दरमियान एक छोटा सा गैप छोड़ दिया, सो दिस कैन बेसिकली बी यूज टू डेमोन्स्ट्रेट डिफ्रैक्शन। या अगर ये जो है रिपल टैंक का बाउंड्री है और मैंने अपने बैरियर को ऐसे लाके खड़ा कर दिया कि एक छोटा सा गैप रह गया यहाँ पे, तो ये वो एज हो गया, राइट? एंड नाउ यू नीड टू ड्रॉ उसकी वेव फ्रंट्स। तो यहाँ पे आइडिया ये है कि इफ यू हैव स्ट्रेट वेव फ्रंट्स कमिंग इन, तो डिफ्रैक्शन जो है ये बेसिकली उसको स्प्रेड करवा के, उसको बेंड करवा के, इट मेक्स इट सर्कुलर। इन दिस वे डिफ्रैक्शन इज यूनिक। रिफ्लेक्शन में अगर आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन था, स्ट्रेट था, तो आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी प्लेन या स्ट्रेट है। रिफ्रैक्शन में अगर आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन या स्ट्रेट था, आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी प्लेन या स्ट्रेट है। बट इन दिस केस आपके पास एक प्लेन वेव फ्रंट एक सर्कुलर वेव फ्रंट बन गया है अब। And the idea is कि basically you should use this as like the center of your circle और आपने semi circles बनाने हैं, right? इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, जो ये डिफ्रैक्शन अराउंड अ कॉर्नर है, तो यहां आपको जहां ये गैप नजर आ रहा है, दिस इज लाइक द सेंटर ऑफ योर सर्कल, एंड देन यू जस्ट ड्रॉ उसकी आर्क्स। ठीक है, सो ड्रॉइंग इस तरीके से होती है, अराउंड अ गैप, अराउंड अ कॉर्नर, ये दोनों चीजें मैंने आपको बना के बता दी। डिफ्रैक्शन के बारे में एक जरूरी चीज, एंड इट वुड हेल्प इफ यू रिमेंबर माय एग्जैक्ट वर्ड्स, डिफ्रैक्शन से वेवलेंथ पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेवलेंथ से डिफ्रैक्शन पे फर्क पड़ता है। ऑल राइट, लेट मी ब्रेक दिस डाउन इनटू टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट थिंग इज कि डिफ्रैक्शन से वेवलेंथ पे फर्क नहीं पड़ता। यहां पे जितना ये स्पेसिंग था स्ट्रेट वेव फ्रंट्स के दरमियान, अंदाजन उतना ही स्पेसिंग आपका ड्राइंग के हिसाब से जाहिर होना चाहिए बिटवीन द सर्कुलर वेव फ्रंट्स, विच माई ड्राइंग इज शोइंग प्रिटी वेल। सही है, जितना ये फासला है उतना ही ये फासला, ये फासला, ये फासला होगा।
सो डिफ्रैक्शन से वेवलेंथ पे फर्क नहीं पड़ता. सो स्पेसिंग ऑफ वेव फ्रंट्स बिफोर एंड आफ्टर इज द सेम. अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्शन में भी स्पेसिंग चेंज नहीं हो रही थी, रिफ्रैक्शन में हो रही थी. ठीक है, उसमें क्योंकि वेवलेंथ चेंज होता है. लेकिन ये तीसरे डिफ्रैक्शन में भी वेवलेंथ चेंज नहीं होता है. राइट. ओके. सिमिलरली इधर पे जितना ये वेवलेंथ है, यही वेवलेंथ है. दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू दिस वन. लेकिन वेवलेंथ कैसी है उससे फर्क पड़ता है ऑन द आइडिया कि बेंडिंग कितना होगा. यू डोंट नीड टू नो द रीजन फॉर दिस. आपको बेसिकली बस ये पता होना चाहिए कि जिस तरीके से वेवलेंथ बढ़ता है, अमाउंट ऑफ बेंडिंग या डिफ्रैक्शन भी बढ़ता है. ये एक छोटी सी रट्टे वाली चीज है जो आपको पता होनी चाहिए. इसके पीछे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है विच इज अ बिट कॉम्प्लेक्स, नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. सो यू शुड जस्ट नो दिस. जो कुछ वेवलेंथ को होगा वही डिफ्रैक्शन को होगा. सो दिस इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई से कि डिफ्रैक्शन से वेवलेंथ पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेवलेंथ से फर्क पड़ता है ऑन द आइडिया कि डिफ्रैक्शन कितना हो रहा है. राइट. एंड देयर इज दिस वन स्पेशल केस कि अगर मेरा जो गैप साइज है ये वाला, इफ दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द वेवलेंथ, आपके पास सबसे ज्यादा बेंडिंग नजर आती है. जो मैंने आपको ये केस बना के बताया हुआ है, दिस इज ऑफ द मोस्ट बेंडिंग. सबसे ज्यादा सर्कुलर शेप्स होगा. बाकी अगर हम इस केस से दूर जाते जाएंगे तो बेंडिंग थोड़ा सा कम होगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी एज सर्कुलर. ठीक है. अच्छा जी. अब यहां पे ये वही वाला डायग्राम है जो अभी हमने ऊपर बनाया था. और जो ये राइट पे इसके जो नीचे वाला डायग्राम है, अब हमने ये जो है ये खुद बनाना है. सो दिस वन सेज इफ लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जी, तो वेवलेंथ अगर गैप साइज के अप्रोक्सीमेटली बराबर है तो सबसे ज्यादा बेंडिंग होगा. ठीक है. अब आपको बनाना है इस केस का डायग्राम जहां पे वेवलेंथ इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द गैप साइज बीइंग अ लॉट. गैप साइज बहुत बड़ा है. अब यहां पे इसको बनाने का तरीका क्या है, वो यहां लिखा हुआ है. विच इज थ्रू द गैप आपने सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस बनानी है. ये क्यों? ये इस वजह से क्योंकि अगर मैं ये बीच वाले वेव्स की बात करूं, ये तो गैप से इतना दूर हैं कि इन्हें महसूस भी नहीं हुआ दैट वी हैव एक्चुअली पास थ्रू अ गैप. ठीक है. सो ये जो बीच वाले हिस्से हैं, यू जस्ट मेक देम एज स्ट्रेट लाइंस ऑफ इक्वल लेंथ. इक्वल लेंथ बनाना जरूरी है. तो ये एक और दो और तीन, बिकॉज द एग्जामिनर्स मेड थ्री. हम भी यही करेंगे. तो ये मैंने रख दिया. एंड अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ भी बराबर होना चाहिए. इफ यू आर एवर मेकिंग अ ड्राइंग और आपको लगता है कि भाई मैंने ड्राइंग को मैसअप कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि वेवलेंथ यहां से यहां आने में चेंज हो गया है, देन जस्ट देन जस्ट राइट दिस कि भाई ये वाला वेवलेंथ और वो वाला वेवलेंथ बराबर ही है. आई डिड नॉट मीन टू शो अ चेंज इन वेवलेंथ. मैंने स्ट्रेट लाइंस बना दी. अब बाकी के हिस्से में जो यहां पे वेव्स आई होंगी, इनमें बेंडिंग आई होगी. सो ऑल आई नीड टू डू इज आई नीड टू कर्व द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द वेव फ्रंट्स. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां बनाऊं ये वाले, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. वही सर्कुलर वाले हिस्से बनाने हैं वापस से. एंड देन लाइक दिस. ठीक है. एंड देन इस तरीके से आई हैव टू बेंड देम ऑल द वेट अंटिल दे ऑलमोस्ट टच द बैरियर्स. ठीक है. एंड देन द थर्ड वन लाइक दिस. एंड लाइक दिस. ठीक है. ऑब्वियसली योर ड्राइंग शुड बी मोर स्मूथ. मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ जस्ट टू मेक दिस लुक प्रिटियर. दैट्स वाई ये ऐसा आ रहा है. बट दिस शुड बी लाइक रियली स्मूथ कि यहाँ तक स्ट्रेट हो और फिर उसके बाद आप उसको एक अच्छे से खूबसूरत से कर्व के साथ जोड़ दें. चाहिए तो इस तरीके से बनाते हैं अगर आपका जो गैप साइज है वो वेवलेंथ से बहुत बड़ा है. राइट. अच्छा, एग्जामिनर जब आपको सवाल देगा, बिकॉज डिफ्रैक्शन इज ए रिलेटिवली वेरी रीसेंट एडिशन टू योर सिलेबस, तो एग्जामिनर जब आपको ये सवाल देगा वो आपको ये कहेगा कि भाई कुछ गलत ऑप्शंस में वो ये कहेगा
कि इट्स ही इज गोइंग टू ड्रॉ वेव फ्रंट्स ऐसे, और वो इन सबको बराबर बराबर अमाउंट से कर्व कर देगा। दिस इज द कॉमन रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, स्ट्रेट पार्ट्स का लेंथ सबका बराबर होना चाहिए, और बैरियर तक आने में सबका कर्विंग अलग अलग होना चाहिए। सही है, तो ये आप देख रहे हैं कि कर्व पार्ट का लेंथ इसमें छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, राइट। इट्स नॉट द सेम पार्ट ऑफ कर्व्स वैसे। ठीक है, तो ये बात हो गई डिफ्रैक्शन की। ये एक तरीके की ड्राइंग है, मे बी इफ यू गाइज स्टडिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बुक और फ्रॉम यूट्यूब और फ्रॉम एनी अदर प्लेस, तो मैं सिर्फ बता देता हूं कि यू माइट सी समथिंग लाइक दिस एज वेल ओवर देयर, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी सर्कुलर। मोस्ट डिफ्रैक्शन के केस में हो सकता है कि कहीं पे अगर एग्जामिनर ये बताना चाह रहा हो कि डिफ्रैक्शन कम हुई है, वो कुछ ऐसे भी वेव्स बना सकता है, लाइक दिस, विच आर ऑब्वियसली विजुअली लेस सर्कुलर। वो ऐसे भी बना सकता है, एंड दिस इज ऑल्सो फाइन। लेकिन क्योंकि एग्जामिनर ने जो आपको सवाल दिया है उसमें उसने इस टाइप की ड्राइंग की है, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस टाइप ऑफ ड्राइंग। लेकिन अगर कभी आपने कहीं और ये देख लिया तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा। ऑल राइट, अच्छा इसमें कोई सवाल बच्चों? नाउ लेट्स ब्रिंग इन दी वर्कशीट। अच्छा, तो आप में से जो भी मतलब जिन्होंने मेरे साथ वेव्स पढ़ा है, उन्हें पता होगा दैट इन माय वर्कशीट इट्स वेव्स प्लस द ईएम स्पेक वाला वर्कशीट। तो राइट नाउ वी जस्ट डूइंग वेव्स क्वेश्चंस। ओके, आई एम आल्सो सेंडिंग दिस ऑन द ग्रुप। अगेन दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ माय बुक्स। जिसके पास बुक्स हैं तो वो बुक खोल लें, उन्हें ये वर्कशीट अलग से खोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। इसमें लेटेस्ट सवाल हैं, हो सकता है यू गाइस माइट नॉट हैव ऑल ऑफ दोस। लेट मी जस्ट टर्न ऑन एयर ड्रॉप। अच्छा जी, लेट मी फर्स्ट चेक फॉर क्वेश्चंस। अगर वेवलेंथ गैप साइज से बड़ा होगा, उसमें भी आपके पास डिफ्रैक्शन होगा, राइट। एंड बेसिकली आप अपने अगर एग्जाम के हिसाब से सोचें, तो आपको बस ये बताना चाहिए कि भाई अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो डिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा होगा एज कंपेयर टू सम केस विच इज गिवन टू यू। तो अली ये बताना होगा आप। इफ लैम्डा इज लेस देन गैप साइज, तो अभी इसी का बनाया ना हमने। अराउंड द कॉर्नर में भी यही होगा। अराउंड द कॉर्नर में भी इट्स जस्ट गोइंग टू बी लेस सर्कुलर। सर्कुलर उतना नहीं होगा। सो मे बी दिस इज एक्चुअली गुड क्वेश्चन हसनैन। मे बी अगर आप इसमें बना रहे हैं तो अभी तो काफी सर्कुलर था ना, इट वुड प्रॉब्ली लुक लाइक दिस, एंड देन यू वुड कर्व द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। गुड क्वेश्चन। ठीक है, आइडिया इज द सेम। अच्छा जी, अब हम सवालों की तरफ चलते हैं। कुछ खास सवाल मैं आप लोगों को कराऊंगा। मोस्ट ऑफ देम यू कैन डू, क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल्स ही किए हैं वो बहुत ही अच्छी वाली एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स गो टू, ये वाली इस टाइप का भी आप देखेंगे कि एग्जाम्पल हमने किया हुआ है।
Examples are very, very comprehensive. Stuff that we do in the examples are inspired from past paper questions. So let's see. किधर गया? So this is like a favorite of mine because I think this is like the hardest waves MCQ sort of ever. तो इसमें this is summer 17 का सवाल. The graph shows how the height of a water wave varies with distance along the wave. तो ये कौन सा ग्राफ है? Displacement distance, right? This is displacement distance. ये कह रहा है मुझे ऐसा ग्राफ बताओ जिसका एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो, डबल हो, फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड एंड द स्पीड इज द सेम. ठीक है, एंड देन यू हैव सम ऑप्शंस व्हिच आर गिवन. तो वो कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो, फ्रीक्वेंसी आधा हो, स्पीड सेम हो. राइट ऑफ द बैट ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो ऑब्वियसली हो ही नहीं सकते सही? जस्ट यूजिंग द कंडीशंस ऑन एम्पलीट्यूड कौन सा ऑप्शन हो ही नहीं सकता ठीक? व्हाट डू यू गाइस थिंक? हम्म, ए और सी नहीं हो सकता? या ए और सी नहीं हो सकते क्योंकि इसमें तो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है. अगर एम्पलीट्यूड यहां पे 4 है देन वी आर लुकिंग फॉर 8, राइट? नॉट 2, नॉट 2. और फिर आपने सोचना है बी और डी के बारे में. सो व्हाट विल हैपन हियर? बी और डी में यह आइडिया है कि अगर मैं देखूं तो यहां पे फर्क है इन टर्म्स ऑफ द स्पेसिंग. तो सबसे पहली चीज तो आपको ये रियलाइज करनी है यहां पे कि क्योंकि ये एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है, ये फासला ये मुझे वेवलेंथ बता रहा है. सो दिस इज बेसिकली लैम्डा विच इज इक्वल टू 8 cm. उसने मुझे वेवलेंथ के बारे में कुछ बताया ही नहीं है. वो तो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है और स्पीड के बारे में बात कर रहा है. व्हाट डू वी हैव टू थिंक अबाउट हियर? वी हैव टू थिंक अबाउट दिस इक्वेशन v इक्वल्स टू एफ लैम्डा. और उसने कहा है कि भाई आपके स्पीड को कुछ भी नहीं हो रहा, स्पीड इज अनचेंज्ड. और वो कह रहे फ्रीक्वेंसी आधा हुआ है. अभी हम लोगों ने ये बात की थी व्हेन लास्ट क्लास में जब हम लोग बात कर रहे थे वेव टर्म्स की. सो वी नो के फॉर कांस्टेंट स्पीड एफ एंड लैम्डा आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक है, तो अगर एफ आधा हो रहा है लैम्डा डबल होगा, राइट? लैम्डा इज गोइंग टू डबल बिकॉज ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. स्पीड कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी आधा हुआ, लैम्डा डबल होगा. सो नाउ डबल लैम्डा का मतलब है कि 8 टाइम्स 2 आई एम लुकिंग फॉर 16. तो बी और डी में से कौन सा होगा? डी इज व्हाट वी बीन लुकिंग फॉर. सही है बच्चों, ये आप सबको समझ आता है? 11B, बिकॉज दिस सेशन इज फॉर यू गाइस स्पेशली. जस्ट कंफर्म अगर ये क्लियर है. ऑल राइट. ऑल्सो गाइज ऑन द ग्रुप प्लीज अपने नाम लिख दें फिर से फॉर अटेंडेंस. जस्ट योर नेम्स, नथिंग एल्स. ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं. एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस इज बेसिकली व्हाट आई वांट टू लुक एट. ये डिफ्रैक्शन वाला सवाल है, जब मैं आप लोगों को टेस्ट ट्राई आउट करने के लिए दूंगा उसमें ये चीज होगी. आई वांट टू शो यू दिस क्वेश्चन व्हाट वी जस्ट लुक्ड एट. ठीक है, डिफ्रैक्शन के मेरे ख्याल से दो ही सवाल हैं क्योंकि टिल डेट एक्सक्लूडिंग 2024 क्योंकि वो मैं ईयरली के लिए छोड़ रहा हूँ. वी हैव दीज क्वेश्चंस. सो ये कह रहा है कि भाई इसने डिफ्रैक्शन का कुछ पैटर्न बना के बताया है. कह रहे स्टेट वन वे इन विच द स्टूडेंट्स ड्राइंग ड्राइंग ऑफ द क्रेस्ट इज रॉन्ग.
कैसे पता चल रहा है कि इसकी ड्राइंग गलत है? हाउ डू वी नो? या ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइंस का लेंथ बराबर होना चाहिए। द मोस्ट ऑब्वियस वन जो सबसे पहले आपको स्ट्राइक करती है, इन माय ओपिनियन, दैट्स दिस, कि वेवलेंथ हैज चेंज्ड। वेवलेंथ जो कि बेसिकली स्पेसिंग ऑफ वेव फ्रंट्स है, और ये चेंज नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है। या जो अब्दुल रहमान कह रहे हैं कि बिकॉज इन सब का लेंथ बढ़ रहा है, ये भी गलत है। साइज ऑफ द स्ट्रेट लाइन शुड बी द सेम। और तीसरी चीज बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि सबका कर्विंग अलग अलग होना चाहिए, इट शुड नॉट बी द सेम। ठीक है। ओके। द गैप इज नाउ मेड स्मॉलर देन द वेवलेंथ एज शोन। कंप्लीट 7.2 with at least 3 crests to show the new diffraction pattern. अब यहां पे जो गैप है ये आपके पास आ गया है। इट इज इवन स्मॉलर देन द वेवलेंथ। ये जो मैंने आपको खास केस बताया है कि गैप साइज और वेवलेंथ जब बराबर होता है, दिस इज मैक्स डिफ्रैक्शन। दिस इज ट्रू, बट इट्स नॉट रियली पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मैंने ऐसे ही एक एडिशनल नॉलेज दे दी है। सो ऑल यू नीड टू डू, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अब इन दोनों के साइज काफी करीब आ गए हैं। नाउ द गैप इज नॉट एज बिग, तो यहां पे अब ज्यादा डिफ्रैक्शन होगा। सो ऑल यू नीड टू डू इज मेक वेव फ्रंट्स लाइक दिस। अगेन ऑब्वियसली टेकिंग केयर के वेवलेंथ जितना ये है उतना ही ये हो, राइट? सो एज लॉन्ग एज यू ड्रॉ एनी सॉर्ट ऑफ सर्कुलर लाइंस, तो आपको यहाँ पे मार्क मिलेगा। ठीक है। In one part of the ripple tank, the water wave has a speed of 6 cm per second, wavelength of 2. तो अभी मैं ये सवाल पढ़ते हुए खुद ही से सोच रहा हूँ, दिस इज व्हाट एनी गुड कैंडिडेट डज। इसके उसने अगर मुझे स्पीड दिया है, वेवलेंथ दिया है, तो मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ। ठीक है, v equals f lambda. Then I read the next part. The wave then passes into a shallower region of the tank. और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई जब ये शैलो में जाएगा, हाँ आई नो फॉर अ फैक्ट कि एस एच शॉर्टर, एस एच शैलो, तो ये शैलो में जाएगा, वेवलेंथ कम होगा, स्पीड कम होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम द डिपर। Speed of the wave in the shallow region is 4 cm per second. Define the term wavelength. So wavelength, I can say, is the horizontal distance between successive, yeah, consecutive, whatever you like. I've read like my share of funny responses in my life of teaching. अब मैंने कुछ कुछ लोगों को देखा, उन्होंने सक्सेसफुल क्रेस भी लिखा है, जैसे कोई फेलियर क्रेस भी है। इट्स सक्सेसिव वर्ड अगर बहुत मुश्किल लगता है तो प्लीज कंसेक्यूटिव लिख लें, वन आफ्टर द अदर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। सो जैसे अभी हमने बात की थी, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v इज 6, f मुझे चाहिए, ये दिया हुआ है 2। नो कन्वर्जन रिक्वायर्ड बिकॉज दिस इज cm per second, दिस इज cm, तो मेरा फ्रीक्वेंसी भी ऐसा यूनिट्स में आएगा, which is going to be 3 hertz. ठीक है। अब फिजिक्स में ये एक ये आदत बना लें, स्पेशली द अपेयरिंग ईयर, कि अगर आपके पास इवन सिंगल डिजिट आंसर आ रहा हो, प्लीज राइट दिस इज 3.0, बिकॉज मिनिमम योर आंसर शुड बी 2SF। ठीक है। ऑल राइट, फ्रीक्वेंसी आ गया, फिर उसने कहा वेवलेंथ ऑफ द वेव इन द शैलो पार्ट। तो भाई मुझे ये पता है कि स्पीड इतना है, फ्रीक्वेंसी इतना है, आई कैन फाइंड आउट द वेवलेंथ। दिस वॉज स्लाइटली ट्रिकी बिकॉज ऑफ दिस आइडिया कि यहां मुझे ये रियलाइज करना था कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव होगा शैलो पार्ट में, सॉरी डीप पार्ट में, शैलो में भी वही होगा। सही है। सो आई यूज v इक्वल्स टू एफ लैम्डा अगेन। v है मेरा 4, f इज 3, एंड आई नीड टू फाइंड आउट दिस न्यू लैम्डा।
क्योंकि ये cm पर सेकंड में था तो मेरा वेवलेंथ भी cm में आएगा, एंड लकी फॉर मी दिस यूजुअली डज नॉट हैपन, लेकिन यूनिट्स पहले से लिखे हुए हैं। तो दिस इज 1.33 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अच्छा जी, एक और क्वेश्चन ट्राई आउट करते हैं। ये रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। आई वांट टू डू एटलीस्ट वन ऑफ ईच, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, बिकॉज दिस इज द पार्ट जिसमें स्टूडेंट्स को ज्यादा मसला होता है। So it says 10.1 shows a water wave moving from shallow to deep. तो मैंने आपको सारे deep to shallow बताए थे, यहाँ shallow to deep है, doesn't make a lot of difference. केस 1 की ड्राइंग आपको दी हुई है बट इन रिवर्स, एंड इट्स फाइन कि डीप में ज्यादा इसका वेवलेंथ है, दूर स्पेसिंग है, शैलो में करीब है। वेव फ्रंट शोन रिप्रेजेंट क्रेस्ट्स ऑफ द वेव। ठीक है, तो हमें पता है कि वेव फ्रंट्स कैसे बना सकते हैं। वेव फ्रंट्स आप सारे क्रेस्ट्स या सारे ट्रफ्स को ज्वाइन करके बना सकते हैं। तो इसने कहा है कि भाई ये जो है ये सारे क्रेस्ट। ओके, कोई मसला ही नहीं है। वाटर वेव इज मेड बाय डिपिंग अ वुडन बार अप एंड डाउन इन द वाटर। बेसिकली योर डिपर बार मेक्स 10 अप एंड डाउन मूवमेंट्स इन 5 सेकंड्स। और इसने आपको यहाँ पे एक लेंथ लेबल करके दिया है। ये कह रहे हैं डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ द वेव इन द शैलो वाटर। हाउ मेनी वेवलेंथ्स इज दिस? ये सवाल भी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में देखा हुआ है। पहला वेव फ्रंट, दूसरा वेव फ्रंट, तीसरा, चौथा, पांचवा। मेरी उंगलियों के दरमियान स्पेसेस आर बेसिकली द वेवलेंथ्स। सो दिस इज 4 wavelengths. 4 wavelengths, which is 12 cm. So 1 would be 12 over 4, would be 3.0 cm. ठीक है, नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव प्रोड्यूस्ड। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के लिए वैसे फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं अगर यहां सोचूं, मुझे टाइम पीरियड दिया हुआ तो नहीं है कि मैं वो इस्तेमाल करूं। आई नो दैट वेन एवर देर इज वन अप एंड डाउन मूवमेंट, एक वेव क्रिएट होगा। तो ये जो इन्होंने मुझे बताया है 10 मूवमेंट, दिस इज बेसिकली 10 वेव्स। 10 वेव बन रही है 5 सेकंड में। फ्रीक्वेंसी क्या सवाल पूछता है कि भाई 1 सेकंड में कितनी बन रही है? सो दैट्स जस्ट 10 over 5, which would be 2.0 hertz. ठीक है, are all of us fine with this? अगला पार्ट v equals f lambda, स्पीड निकालने को कहा है। So I have both of these things really. 3 times 2, 6 मीटर पर सेकंड होगा? नहीं, बिकॉज डिस्टेंस इज इन सेंटीमीटर्स, ये भी सेंटीमीटर्स पर सेकंड होगा। अगर आप मीटर पर सेकंड लिखना चाहते हैं तो आप इसको भी डिवाइड बाय 100 एंड देन दिस वुड आल्सो बी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ओके। On 10.2, draw lines to show what happens to the wavelength, frequency and speed as it enters the deep water. One line has been drawn for you. हमें पता है कि जब ये जाएगा डीप में तो वेवलेंथ बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी को कुछ भी नहीं होता, और स्पीड भी बढ़ेगा। इसमें से कुछ बेचारे इतने मासूम लोग थे, उन्हें शायद लगा कि ऐसी कोई एक इम्प्लिसिट रूल है कि हर लाइन को एक डब्बे के साथ जाके जुड़ना चाहिए, बट देयर इज नथिंग लाइक दैट। इट्स नॉट स्टेटेड, सो डोंट अज्यूम एनीथिंग लाइक दैट एज वेल। ठीक है, एफ को कुछ नहीं हो रहा, वी आर बेसिकली यूजिंग दिस इक्वेशन। एफ को कुछ नहीं हो रहा, जो कुछ इसको होगा, क्योंकि डीप में जा रहा है ये बढ़ेगा, तो स्पीड भी बढ़ेगा। इजी। Direction of the boundary is now altered. The water wave now enters the deep water from the shallow water at an angle as shown in 10.3. Draw wave fronts in the deep water. तो केस 2 में भी ये पहले टाइप का ही ड्राइंग है। इसमें you can also choose to look at the normal, but let me also show you how to do it without the normal. मुझे पता है ये जा रहा है डीप में, मुझे पता है वेवलेंथ बढ़ना चाहिए। अगर मैं यूं बनाऊं इसको, आई कैन ऑब्वियसली सी के वेवलेंथ कम हो रहा है। व्हाट डू आई इन्फर? देन आई इन्फर के भाई जो आपके वेव फ्रंट्स हैं वो दूसरी डायरेक्शन में बेंड होने चाहिए। नाउ आई आल्सो रीच द सेम कंक्लूजन बाय लुकिंग एट डायरेक्शंस। मैंने कहा कि भाई ये इसका क्या कहते हैं, वो है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट। मैंने नॉर्मल बनाया,
सही है, 90 डिग्री विद द बाउंड्री। इसको यहां रखा। अगर कोई बेंडिंग नहीं होता ये यूं सीधा जाता, बट दिस इज गोइंग टू स्पीड अप, सो इट्स गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सही है, तो मेरा लाइन कुछ यूं बनना चाहिए अब। और अगर मेरा मेरा लाइन यू बन रहा है, यू कैन सी कि माई वेव फ्रंट्स वुड बी परपेंडिकुलर लाइक दिस। दैट्स ऑल आई नीड टू डू। आप अगर पेपर में ये बनाए भी रखें, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे ज़रा गंदा लग रहा था, इस वजह से मैंने इसको हटा दिया। इट्स जस्ट गोइंग टू बी मोर लाइक दिस, एंड देन यू डू इट फॉर ऑल ऑफ दोस। ठीक है, so this is how you do this sort of a question. Next one we cannot do right now. It's basically colors of light, जो light से linked है। ठीक है, ओके, डन हो गया। एक आखिरी सवाल देख लेते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन वाला। Reflection is not asked all that often, but there is one of these questions. Again 14A, दिस इज वही वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने सबसे पहली क्लास में सबसे शुरू में देखा था। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय वेव मोशन इन अ रिपल टैंक। जवाब ये रहा उसका, फर्स्ट 3 पॉइंट्स। सो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट नेट ट्रांसफर ऑफ द मीडियम बाय वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन डिस्क्राइबिंग वेव मोशन स्टेट व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी, ये भी हम कर चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होता है इट्स द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, और यू कैन से पासिंग अ पॉइंट इन 1 सेकंड। और वेवलेंथ का अभी अभी हमने डेफिनेशन लिखा था। दिस इज व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन। अगेन इफ यू गाइज रिमेंबर योर नोट्स के रिफ्लेक्शन में कैसे बनता है वेव फ्रंट, इट्स वेरी इजी। यू कैन और यू कैन नॉट ड्रॉ द नॉर्मल, मार्क्स सिर्फ वेव फ्रंट्स के हैं। लेट्स से कि अभी के लिए मैं नॉर्मल सिर्फ एक बार के लिए बना दूं, मे बी लेटर आप इतने प्रो हो जाएं इसमें कि आपको बार बार ना बनाने की जरूरत पड़े, एंड दैट्स फाइन एज वेल। ये नॉर्मल है, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का। सो दिस इज नाउ गोइंग टू लुक लाइक दिस, विजुअली बराबर होना चाहिए। और अब मैं इसके परपेंडिकुलर यूं वेव फ्रंट्स रख दूंगा, मेकिंग श्योर कि स्पेसिंग में चेंज ना आए। If you already remember this idea that they must intersect here, here, and here, so that is going to take care of the spacing for you. ठीक है, अब देखें मैं कैसे वेव फ्रंट्स बनाता हूं। So it's this, like this, and like this. Now you can also see कि visually मेरा spacing बराबर ही लग रहा है। Let me get rid of this part. ठीक है, so intersections at the normal। ठीक है, तो नॉर्मल इस वजह से बनाना जरूरी है कि इवन इफ यू कैन सी कि उसका इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का एंगल क्या होगा, दिस हेल्प्स यू सी कि भाई इंटरसेक्शन जो है ये सबका स्ट्रेट लाइन में ही हो रहा है। इफ यू डोंट मेक दिस, हो सकता है कि आपका जो ये इंटरसेक्शन है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा हो। सो दिस टेल्स यू कि भाई ये सारी इंटरसेक्शन नॉर्मल पे हो रही है। ऑल राइट, आई जस्ट रिमेंबर दिस वन वेव क्वेश्चन जो कि ऑल्सो काइंड ऑफ नाइस। थ्योरी वाले जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अब जैसे मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग ऑल ऑफ दीज राइट नाउ, लेकिन जैसे इसमें भी ये आपको एक वेव की शक्ल दी हुई है, तो ये जहन में रखें कि अगर मुझे वेव की शक्ल दी गई है, सो दैट्स बेसिकली डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, उसमें पीक्स का फासला मुझे वेव लेंथ बता रहा है। आई जस्ट वॉन्टेड टू डू, किधर गया वो,
It's this one. This one. Which statement about a water wave is correct? और इसने आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं. Now usually you guys know that with how I approach MCQs, I usually discourage anybody from checking out the options before you actually know कि भाई सवाल में क्या करना है. लेकिन this is obviously one of those types of questions where you just cannot do it without going through the options. क्योंकि कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. स्टेटमेंट तो पढ़नी पड़ेगी फिर आपको. अब यहां पे देखें तो पहला वाला कह रहा है द एम्पलीट्यूड इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ ट्रफ एंड अ पीक. राइट और रॉन्ग? ट्रफ और पीक का फासला क्या एम्पलीट्यूड होता है? Is this the amplitude? And the answer is no. This is not the amplitude. This is twice of the amplitude. हाँ, ये अपनी जगह एम्पलीट्यूड है, ये अपनी जगह एम्पलीट्यूड है, लेकिन ये पूरा फासला दो एम्पलीट्यूड्स है. राइट? अगर वो कहता है इट्स हाफ द वर्टिकल डिस्टेंस, ये आंसर सही होता. बट एज इट स्टैंड्स राइट नाउ इट्स नॉट करेक्ट. ठीक है. बी. Frequency is the number of troughs passing a point in 1 second added to the number of peaks passing a point in 1 second. अब भाई फ्रीक्वेंसी में हमें तो वेव्स पता था, ये ट्रफ और पीक और ये सारी चीजों को बीच में क्यों खींच के ला रहा है? फॉर दिस यू नीड टू नो दिस आइडिया एंड ऐड दिस टू योर नोट्स. वो कि ये है कि इन वेव प्रोडक्शन, अगर हम वेव्स की प्रोडक्शन की बात करें कि एक वेव प्रोड्यूस हो रहा है या गुजर रहा है, we note that technically all of these mean are different things. जैसे कि अगर मैं कहूँ वेव कहूँ या पीक कहूँ या ट्रफ कहूँ या वेव फ्रंट कहूँ, टेक्निकली यस दीज आर डिफरेंट थिंग्स. अगर एग्जामिनर आपसे कहेगा कि मुझे ये डिफाइन करके बताओ तो इन सब का डेफिनेशन अलग होगा. बट इन वेव प्रोडक्शन दीज मीन द सेम थिंग. अगर उसने कह दिया कि भाई इतनी वेव्स पास कर रही हैं या इतनी पीक्स बन रही हैं, all of these mean the same thing. And this is because each wave has one of these. इससे क्या मतलब हुआ मेरा? इससे मेरा ये मतलब हुआ that if I zoom out and I look at this wave, ये रहा एक वेव, दूसरा वाला तो उसका रेपिटेशन है. एक वेव में जाहिर सी बात है वेव भी एक है, मैं देखूं पीक भी एक है, मैं देखूं तो ट्रफ भी एक है, और अगर मैं इसके पीक्स जोड़ूं तो मुझे वेव फ्रंट भी एक ही मिलेगा. सही है. तो अगर एग्जामिनर ने कहा है ट्रफ, पीक, वेव फ्रंट, वेव, इस सब का मतलब एक ही है. So if he's saying the frequency is the number of troughs passing a point in 1 second, you can also take it to mean the number of waves passing a point in 1 second. If the statement ended here, ये ठीक होता, ये ठीक ऑप्शन होता, because number of troughs would also be the number of waves. लेकिन आगे ये कह रहा है कि भाई आप इसमें ऐड कर दो नंबर ऑफ पीक्स पासिंग अ पॉइंट इन 1 सेकेंड. एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, जितनी ट्रफ्स पास कर रही होंगी उतनी ही पीक्स भी पास कर रही होंगी. सो दिस इज बेसिकली गिविंग मी डबल द फ्रीक्वेंसी. जिस तरीके से ये मुझे ट्वाइस द एम्पलीट्यूड बता रहा था, दिस ऑप्शन एज इट इज ये मुझे डबल द फ्रीक्वेंसी बता रहा है. तो ये भी गलत है. सी. Speed as the horizontal distance traveled per second by a peak. It seems very reasonable. It does make sense. लेकिन फिर भी देखते हैं D को अगर हम किसी वजह से डिस्क्वालीफाई कर सकें. Wavelength is the horizontal distance between a trough and a peak. True or not? क्या ये फासला wavelength होता है? And the answer is no. Wavelength देखने के आपको तीन तरीके पता होना चाहिए, ये और ये. सही है. So this is not that. तो ये भी आउट है. अगेन बाय सिमेट्री ये जो मुझे ऑप्शन डी बता रहा है ये हाफ द वेवलेंथ है. राइट. एंड बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन सी विंस के स्पीड इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड बाय अ पीक कह ले, अगेन बाय अ ट्रफ कह ले,
और बाय अ वेव कह ले, इस सब का मतलब सेम ही है, राइट? सो दैट्स द आंसर टू दिस वन। ये सबको क्लियर है? या ओके, सो दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ वेव्स गाइस। वेव्स का हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नाउ यू गाइस कैन गो अहेड एंड ट्राई आउट लाइक द डिफरेंट पास्ट पेपर क्वेश्चंस। इस वर्कशीट में से मैं कुछ बता दूंगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेड 11 स्टूडेंट्स राइट नाउ। तो वो वाले वो ट्राई आउट कर सकते हैं, और फिर इसके लिए मैं एक दो टेस्ट भेज दूंगा ऑन द ग्रुप। ऑल्सो ट्राई दोज आउट एंड गेट बैक टू मी। ऑल राइट, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।